हेलो दोस्तों, मैं हूं अली हमजा। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। ये वो चैनल है जहां पे आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। ये वो चैनल है जहां पे आपको केमिस्ट्री क्लास 11 का सारा सिलेबस मिलेगा और तरतीब के साथ सारे लेक्चर मिलेंगे। आप किसी भी लेक्चर को सुनने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। आइए आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। आज का जो लेक्चर होगा, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और लेक्चर नंबर 1 होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीरियोडिक टेबल किस बंदे ने बताया? किसी एक बंदे ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम नहीं किया, कई लोगों ने मिलकर काम किया, कई लोगों का काम था। अब वो कितने सारे लोग हैं, कई हैं, मुझे उनके बारे में बात करनी है। आज मैं किसके बारे में बात करूंगा? उनमें से 6 के बारे में बात करूंगा। उन 6 साइंटिस्ट के ऊपर बात करूंगा जिनका मेजर रोल था पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के अंदर। मैं उन 6 साइंटिस्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं हर साइंटिस्ट के ऊपर 5-5, 6-6 मिनट भी लगाता हूँ तो मेरी ना वीडियो बन जाएगी 35-40 मिनट की। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले आपकी किताब के ऊपर ना एक पीरियोडिक टेबल बना होगा। आपकी किताब के ऊपर 118 एलिमेंट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ। अब हम उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। हमने क्यों एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ? ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर पाएँ। इसलिए हमने एलिमेंट्स को अरेंज करके टेबुलर फॉर्म में 118 एलिमेंट्स को अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दिया होगा आपको। अब अगर किसी बंदे के पास पीरियोडिक टेबल हो, लेट्स सपोज मैंने ये पीरियोडिक टेबल मेरी यहाँ पे शर्ट पे बना हुआ है, तो इसका मतलब है मेरा ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। आप ना किसी भी कॉलेज एडमिशन ले लें, पंजाब कॉलेज चले जाएं, एस्पायर चले जाएं, किप्स चले जाएं, सुपीरियर चले जाएं, एस्पायर चले जाएं, किसी भी कॉलेज चले जाएं, तो आपको ना उस कॉलेज का एक मोनोग्राम मिलेगा। वो कॉलेज का मोनोग्राम उस कॉलेज की सिंबल होता है, उसकी अलामत होता है। अब केमिस्ट्री की भी सिंबल है, केमिस्ट्री की सिंबल है इसका पीरियोडिक टेबल। वही पीरियोडिक टेबल जिसका ये चैप्टर है, वही पीरियोडिक टेबल को हमने इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। वही पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने सारी बातें सीखनी है। अब वो केमिस्ट्री की है सिंबल। अब सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 के अंदर। आज से 300 साल पीछे चले जाएं तो बनेगा 1725। 1725 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब वो 12 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, आयरन, टिन, लेड, मरकरी और इसके अलावा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक। मेरे पास 12 एलिमेंट्स थे, वो डिस्कवर हो चुके थे आज से एग्जैक्टली 300 साल पहले। वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई, डिस्कवरी बढ़ती गई। फिर 1765 से लेके 1775 तक 5 एलिमेंट डिस्कवर करवाए और उन 5 एलिमेंट्स में से 3 हमारे पास कलरलेस गैसेस थी। अब वो कौन कौन सी थी? वो हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन थी। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे पहले लिख दी हैं। अब हम बात करते हैं एंटोन लेवाइजर के बारे में। एंटोन लेवाइजर के ज़माने के अंदर हमारे पास 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उन 33 एलिमेंट्स को एंटोन लेवाइजर ने 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। एक को उसने नाम दिया मेटल का, दूसरे को नाम दिया नॉन मेटल का। अब उसने मेटल का नाम क्यों दिया, मेटल का लफ्ज़ का मतलब क्या है, सारी बातें करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ना एंटोन लेवाइजर का नाम देख के कुछ समझ आता है? कोई बात माइंड में आती है इसका नाम देखने के बाद? आती है या नहीं आती? अगर तो नहीं आती तो आने चाहिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को जान रहे हैं, तो आपको यह भी जानना होगा कि हमारी केमिस्ट्री का फादर कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? हम एंटोन लेवाइजर को केमिस्ट्री का फादर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने केमिस्ट्री की जिद्दत पैदा कर दी, केमिस्ट्री के अंदर नई जिद्दत पैदा कर, मॉडर्न केमिस्ट्री बना दी इसने। कैसे? इसने ना हमारी क्वालिटेटिव एल्केमी को क्वांटिटेटिव एल्केमी के साथ जोड़ दिया था। अब वो कैसे? उसका मतलब क्या है? सारे लोग ये जानते थे कि आप 2 चीज़ों को मिलाएंगे कोई तीसरी चीज़ बनती है। आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में जोड़ते हैं और जो चीज़ें बनती हैं, जिनको जोड़ेंगे या मिलाएंगे वो रिएक्टेंट होते हैं। जो चीज़ें नहीं बनती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कितने रिएक्टेंट्स आपने मिलाने हैं और कितने प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगे, ये बात एंटोन लेवाइजर ने कही थी। ही गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दिया था। इसी वजह से इसने हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ बातों को जोड़ दिया, कनेक्शन दे दिया। किस चीज़ का? इसने वैल्यूज़ के साथ कनेक्शन दिया। इसने कहा आप इतना मैथ्स यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली इतना मैथ्स बनेगा। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एंटोन लेवाइजर इज़ अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बातें करने जा रहे हैं। अब इसी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले इन बातों को नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं और डिटेल में इस बातों को सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंटोन लेवाइजर, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री।
इसको हम केमिस्ट्री का फादर मानते हैं। केमिस्ट्री का फादर क्यों मानते हैं? बिकॉज इसने हमें बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ही कनेक्टेड क्वालिटेटिव एल्केमी विद क्वांटिटेटिव एल्केमी। ही कनेक्टेड क्वालिटेटिव एल्केमी विथ क्वांटिटेटिव एल्केमी। इसने जोड़ दिया। अब इसके जोड़ने का मकसद क्या था? इसने ना हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दिया था। ही गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? मैस आपका कभी भी तबाह नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकता है। तो रिएक्टेंट का जो मैस होगा वो इज इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोडक्ट। सो हम ये बात करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट होंगे, उन रिएक्टेंट का हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट्स। और फिर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मैस ऑफ द रिएक्टेंट, mass of reactant is equal to the mass of product। mass of reactant is equal to mass of product। ये बातें हैं एंटोन लेवाइजर के बारे में। एंटोन लेवाइजर ने हमारे पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे वो कितने थे? 33। इसने 33 एलिमेंट्स को दो अलग अलग हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया। एक इसने कहा था हमारे पास होते हैं मेटल्स, और एक इसने हमारे पास कहा था होते हैं नॉन मेटल्स। इसने कहा था कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। कैसे कहा था उन बातों, उनको ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। आइए हम देखने जा रहे हैं उन चीज़ों को। इसने उन एलिमेंट्स को दो तरह से क्लासीफाई कर दिया। नंबर वन मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को, क्या आप ये जानते हैं कि मेटल्स का मतलब क्या है? क्या आप ये जानते हैं मेटल का मतलब क्या है? जो मेटल का मतलब है, मेटल का वर्ड जो है ना, वर्ड जो मेटल है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है मेटिलॉन। मेटिलॉन हमने ग्रीक वर्ड मेटिलॉन से निकाला है लफ्ज़ मेटल। अब मेटिलॉन का मतलब क्या है? मेटिलॉन का मतलब होता है धरती से निकाली गई चीज़ें, ज़मीन से खोद के माइनिंग करके चीज़ें जो निकाली जाती हैं उनको बोलते हैं मेटल्स। तो इसका मतलब है धरती से निकाली गई चीज़ें, ज़मीन से निकाली गई चीज़ें, धरती से निकाली गई चीज़ें। इसका मतलब है धरती का मतलब ज़मीन, ज़मीन से निकाली गई चीज़ें, उनको बोलते हैं हम मेटल्स। और जो चीज़ें ज़मीन से नहीं निकाली जाती हैं, ऊपर से अर्थ क्रस्ट से मिल जाती हैं या वैसे एयर से मिल जाती हैं, उसने उसको नाम दिया था नॉन मेटल्स का। क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया था मेटल्स और नॉन मेटल्स को जांचने का एंटोन लेवाइजर के अकॉर्डिंग? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया था। उसने देखा जो चीज़ें मेटल्स थी उनके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी, और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसको नज़र आई। अब वो कौन कौन सी थी उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स होते हैं ये, दीज आर द सॉलिड्स, और नॉन मेटल्स होते हैं ये आमतौर पे होते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर या पाउडरी फॉर्म के अंदर। ये गैसेस होती हैं या फिर पाउडरी होते हैं। दूसरी बात, मेटल्स होते हैं ये आमतौर पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। दे आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और यहां लिख लेते हैं कि दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
सिटी। तीसरी बात करते चलें तो मेटल का कलर्स भी नजर आए। मेटल ना शाइनिंग कलर के होते हैं, मतलब दे आर शाइनी इन नेचर। ये शाइनी होते हैं। मेटल्स को हम कूट के ना इनकी चादरें बना सकते हैं, और इनको हम तारों के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, चादरें और तारे बना सकते हैं। तो दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर शाइनी, दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल। और ये जो नॉन मेटल्स थे दे आर डल इन कलर, इनका कलर डल था। और इसके अलावा दे आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। और ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें एंटोन लेवाइजर ने की थी। एंटोन लेवाइजर की जो क्लासिफिकेशन थी मेटल और नॉन मेटल की, तब की जो बातें हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल बाज का तो होते भी हैं, बाज का नहीं भी होते, लेकिन ये सारी क्लासिफिकेशन एंटोन लेवाइजर के बारे में थी। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देख लें तो वो कौन कौन सी हैं, तो इसलिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी। इसके अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर हम फर्स्ट नंबर पर बात करें तो ये जो मेटल्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। और ये जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये तो होगी इनके बारे में पहली बात और मेन बात। नंबर 2, जब हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब हम किसी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ तो उसके अंदर से किसी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये सारी बातें हमें नज़र आ रही हैं। ये सारी बातें एंटोन लेवाइजर ने कही थी कि मेटल को जांचने और नॉन मेटल को जांचने का तरीका क्या है, आप इन दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल्स की कोई एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर नॉन मेटल की एग्जांपल्स की हम बात करने जा रहे हैं। मेटल कौन कौन से थे? मेटल हमारे पास सिल्वर था, गोल्ड था, और इसके अलावा कॉपर था, जिंक था, और साथ ही साथ हमारे बात करते हैं मरकरी था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, और कई एलिमेंट्स थे जिनको हम उसने मेटल्स वाले खाने में रखे। अब नॉन मेटल वाले खाने में क्या रखा? नॉन मेटल वाले खाने में रखा कार्बन को, फास्फोरस को, सल्फर को, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, और इसके अलावा कई और एलिमेंट्स थे जिनको उसने नॉन मेटल वाले खाने में रखा। अब हम इन दोनों में से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन किसने की? एंटोन लेवाइजर ने। अब हमें इस क्लासिफिकेशन में से अब कीड़े निकालने हैं, ड्रॉबैक्स निकालने हैं, डीमेरिट्स निकालने हैं। कौन कौन से इसके डीमेरिट्स हैं? अब डीमेरिट्स को देखते हैं। इसने कहा था मेटल्स क्या होते हैं? दे आर द सॉलिड इन नेचर। आप देखें ये भी तो मेटल है ना, और ये भी सारे के सारे क्या हैं? दीज आर ऑल मेटल्स। अब ये तो आमतौर पे लिक्विड होता है, ये तो लिक्विड होता है, ये मरकरी है, लेकिन बाकी सारे ये क्या है? दीज आर द सॉलिड्स। तो पहली बात तो यहीं पे नजर आना शुरू होगी कि उसकी मेटल और नॉन मेटल वाले खाने में खुद से ही एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट बिहेवियर शो करना शुरू हो गए। दूसरी बात, ये जो ये आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये तो दोनों मेटल वाली प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, नॉन मेटल वाली भी शो करते हैं। तो ये दोनों फिर ना तो मेटल होने चाहिए ना नॉन मेटल होने चाहिए। यहाँ पे इसको यहाँ भी रखता और इधर भी रखता, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने इन दोनों को पकड़ के मेटल वाले खाने में रख दिया। सो ये दोनों क्या है? दीज आर द मेटलाइट्स। ये दोनों तो मेटलाइट्स हैं, लेकिन उसने कहाँ पे रख दिया? उसने इसको मेटल वाले खाने में रख दिया। ये उसका ड्रॉबैक था। अब मैं थोड़ी सी बातें और भी करता चलूँ तो उसने 33 एलिमेंट्स जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 33 एलिमेंट्स। इन 33 एलिमेंट्स के अंदर से 33 एलिमेंट्स के अंदर से 33 जो एलिमेंट्स थे उनके अंदर से ना कुछ कंपाउंड्स भी थे, उनके अंदर कुछ कंपाउंड्स भी थे। अब कंपाउंड्स कौन से हैं? लाइक लाइम था, सिलिका था, एल्यूमिना था, यानी इस तरह के कुछ कंपाउंड्स भी थे। अब उसने तो इनको एलिमेंट्स माना हुआ था ना। दीज आर नॉट एलिमेंट्स, दीज आर द कंपाउंड्स। अब हम तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। ये तो एलिमेंट्स नहीं है। उसने कंपाउंड्स भी पकड़ के मेटल वाले और नॉन मेटल वाले खाने में रखे हुए थे। इसके अलावा ना उसने एक और ड्रॉबैक भी था। उसने क्या किया था? उसने हीट को भी और लाइट को भी इनको भी उसने एलिमेंट्स वाले खाने में रखा हुआ था। लेकिन ये बात तो गलत है। इन 33 एलिमेंट्स के अंदर से ये भी 2 एलिमेंट्स माने जाते थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये बात तो गलत है। ये सारे ड्रॉबैक्स है इसके। अब इसके अलावा जब हमने बाद में डिस्कवर करवाया किसको, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमने बोरान
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक था, एंटीमनी था और इसके अलावा मेरे पास टेलोरियम था और एस्टेटिन था। ये सारे के सारे ये क्या है? ये सारे के सारे तो मेटलाइड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे तो मेटलाइड्स हैं। अब मेटलाइड्स के लिए तो उसने कोई खाना नहीं नया बनाया, मेटलाइड्स के लिए तो उसने कोई खाना नहीं बनाया, तो मेटलाइड्स के बारे में कोई बात नहीं की। फ्यूचर के अंदर जब इनकी डिस्कवरी होती गई तो इनके बारे में ना तो मेटल में रख सकते हैं, ना तो नॉन मेटल वाले खाने में रख सकते हैं। इसका मतलब इसकी क्लासिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। और इसके अलावा 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन उसने कितने एलिमेंट्स अरेंज किए? 33 एलिमेंट्स। तो बाकी जब डिस्कवर होते जाएंगे तो उनको कहाँ पे रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर कट नहीं थी। आखिरी बात करता चलो, इतनी सारी खामियों के बावजूद मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, सर आप देखें, आप कहते हैं पहले ये थ्योरी आएगी गलत होगी, फिर ये थ्योरी आई गलत होगी, फिर ये आई गलत होगी। गलत क्यों पढ़ाते हैं? हमें तो सही पढ़ाए ना। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया और आपने एंड पे कह दिया ये तो इसकी खामियां निकल आई, ये तो गलत है। आप फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? डायरेक्ट हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाए ना, तो उसमें बताएं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ये था ये था ये था, बात खत्म। लेकिन हम उसको क्या पढ़ाते हैं? हम उसको सारी बातें पढ़ाते हैं। इसको पढ़ाने का सबसे बड़ी रीज़न क्या है? ये वो वाहिद बंदा था, ये वो पहला बंदा था जिसने सिस्टमैटिक वे बताया था क्लासिफिकेशन करने का। देखो ना, आपने एक मंजिल तक पहुंचना है, आपको रास्ता ही नहीं पता तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। किसने रास्ता बताया? हमें बताया था एंटोन लेवाइजर ने। एंटोन लेवाइजर, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव अस सिस्टमैटिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन द एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का सबसे पहला हमें रास्ता बताया, ताकि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इसने तरीका ढूंढा था। देखें, इसके पास कई एलिमेंट्स पड़े हुए थे ना, ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, कई एलिमेंट पड़े। इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उससे मैच करती हैं, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इससे मैच करती हैं, इसकी उससे मैच कर रही हैं। इसने क्या किया? जिनकी मैच करती है उनको सेम खाने में रखे ना, ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना और एलिमेंट्स को समझना आसान हो जाए। ये काम इसने किया था और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था, सिग्निफिकेंसी, मेरिट था। अब सबसे पहले लिख लेते हैं आखिरी बात इसकी, लास्ट वाली बात क्या है? He was the first main advantage क्या है? Main significance. He was the first scientist who gave systematic way of classification. He gave systematic way of classification. He was the first scientist who gave systematic way of classification. ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। आइए अब हम बात करते हैं डोब्राइनर का ट्राइएड का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे डोब्राइनर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं लेवाइजर के ऊपर और अब हम बात करेंगे डोब्राइनर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड। लेवाइजर के जब हम बात कर रहे थे तब हमने कहा था 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन अब हम टाइम थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। 1829 के अंदर डोब्राइनर आया। डोब्राइनर के वक्त 53 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। मैं यूँ बात कर लूँ 1829 तक 53 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 53 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। डोब्राइनर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड आपको कई बुक्स में मिलेगा। डोब्राइनर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड, ट्राइएड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसने ट्राइएड कॉन्सेप्ट दिया। ही गेव अस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये ट्राइएड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देख, बेसिकली ना इस ट्राइएड के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है तीन, 3। इसने क्या किया? इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। किन 3 एलिमेंट्स के? देखिए ना, कई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 53 एलिमेंट्स है। अब 53 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स ये ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, पकड़ के इनका ग्रुप्स बना दिया। वो 3 एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, पकड़ के उनका ग्रुप बना दिया। वो 3 एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, पकड़ के उनका ग्रुप बना दिया। इसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। लेट्स सपोज मेरे पास जो एलिमेंट थे, लेट्स सपोज जो एलिमेंट थे, मान लें कि वो एलिमेंट एक ए था, दूसरा एलिमेंट एक बी था, तीसरा एलिमेंट एक सी था। अब 3 का ग्रुप का मतलब है 3 को जोड़ना है। देखें, जोड़ने के पैटर्न होंगे ना, जोड़ने का कोई ना कोई तो पैटर्न होगा। अब जोड़ने का पैटर्न क्या होगा? अब आपने मुझे बताना है, मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज पैटर्न ए बी सी का पैटर्न हो सकता है, या बी ए सी का पैटर्न हो सकता है, या सी ए बी का पैटर्न हो सकता है, और इसके अलावा कई और पैटर्न जो पॉसिबल बनते हैं, हो सकते हैं। अब डोब्राइनर ने कैसा पैटर्न बनाया? मतलब
सारे एलिमेंट्स को पकड़ के जोड़ना तो था, ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बनाने के लिए पैटर्न चाहिए। कौन सा पैटर्न? किसी पैटर्न को तो फॉलो किया होगा ना। उसने 3-3 एलिमेंट्स से ग्रुप्स बनाए हैं, उनको पकड़ के जोड़ा है। किस बेस पे जोड़ा है? ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। याद रखें आज के बाद, डोब्राइनर ने एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट्स को पकड़ के अरेंज किया। इससे पहले कभी भी किसी बंदे ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज नहीं किया। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड। ही आल्सो गेव अस ट्राइएड कॉन्सेप्ट। ये पहला साइंटिस्ट था। अच्छा, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, उसकी बेसिस क्या थी? उसकी बेसिस थी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मैं आपसे ना फिर अगला क्वेश्चन करता हूं कि एटॉमिक मास तो उसकी बुनियाद थी, एटॉमिक मास ही उसकी बुनियाद क्यों थी? देखिए ना, एटॉमिक मास उसकी बुनियाद थी, क्यों? एलिमेंट्स को तो अरेंज किया, क्यों एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया? इससे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको मिलेगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी उसने। एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ उसने एटॉमिक मास के बारे में बातें की थी जॉन डाल्टन, और उसने 6 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की एक लिस्ट पब्लिश भी करवाई जिसमें एटॉमिक मासेस को एक्सप्लेन किया गया था। उसके उस काम की वजह से बाद में पता चला जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस अलग अलग थे। तो फिर वहां से आइडिया लिया था डोब्राइनर ने। डोब्राइनर को लगा कि अभी रिसेंटली तो जॉन डाल्टन ने बातें की हैं एटॉमिक मास के बारे में, सो इसने जॉन डाल्टन का एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट उठाया और एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज करना शुरू कर दिया। सो क्यों किया? क्योंकि जॉन डाल्टन का एटॉमिक मास आया। पर एक बात और करता चलो, कई साइंटिस्ट और भी आए, मतलब ये डोब्राइनर था, उसके बाद न्यूलैंड मैंने पढ़ाना है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना है मेंडलीफ पढ़ाना है। इसके अलावा कैनकॉर्टेस टेलोरिक हेलिक्स भी आपने सुना होगा कभी नाम, जिसमें पीरियोडिक टेबल को एक हेलिकल फॉर्म के अंदर बनाया जाता है। और इसके अलावा कई और भी पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे जिनको एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया गया था। इतने सारे पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज करने का मकसद क्या था? क्योंकि वो सारे जॉन डाल्टन की एटॉमिक मास को मानते थे और जॉन डाल्टन के एटॉमिक मास के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी उसको ये आगे लेके जा रहे थे और एलिमेंट्स को अरेंज करते जा रहे थे। चलिए, अब एलिमेंट्स अरेंज हो गए। लेट्स सपोज के मैं ना एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। देखें, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटाशियम का था 39। इन दोनों का एवरेज निकालें। इसका एटॉमिक मास क्या होगा? इसका एटॉमिक मास क्या होगा? इन दोनों का ना आप एवरेज निकालें। 7 + 39 इज डिवाइडेड बाई 2 करें, इज इक्वल टू निकलेगा 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू निकलेगा 23। सो एक बात और, सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही निकलता है। ये बातें की थी डोब्राइनर ने। डोब्राइनर कहता था द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स। 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं या 2 अदर एलिमेंट्स, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालें, जो एवरेज आएगा वही आपका सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। यहां से एक पैटर्न पता चल रहा। देखिए ना, पहले उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तीनों की सेम है। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम लग रही है, सेम है। अब उसकी बुनियाद पर अरेंज करने के बाद उसको पता चला इनके मैसेज में भी सिमिलरिटी नजर रही है। इनके मैसेज में भी सिमिलरिटी नजर आ रही है। देखिए, आपको मैसेज में भी कई बहुत अच्छा कंक्लूजन मिल रहा है, आपको बड़ा अच्छा आइडिया मिल रहा है कि सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसका मैस दोनों का एवरेज है। यहां से उसको बात पता चली कि मैस का प्रॉपर्टी से रिलेशन है, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मैस। यहां से पता चला प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मैस। सो सेंट्रल एलिमेंट निकला, उसका मैस निकाला, मैस ऑफ द सोडियम निकाला। तो यहां से बात पता चली प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द मैस, प्रॉपर्टीज मैस पे डिपेंड करती है। क्योंकि मैस आपका रेगुलर इंटरवल से चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज भी रेगुलर इंटरवल से चेंज होगी। जितना मैस में फर्क आएगा उसी हिसाब से प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा। ये बात है। एग्जांपल हम चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है क्लोरीन, ये है मेरे पास ब्रोमीन, ये है मेरे पास आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, आयोडीन का कितना है 127। आपने निकालना है मैस ऑफ द ब्रोमीन। निकालने के लिए इसका लें 35.5 और प्लस करें 127, डिवाइड करें 2 के साथ, तो आंसर बनेगा 81.25।
81.25, ये आपके पास मैस आ जाएगा। ये मैस किसका होगा? ब्रोमीन का। लेकिन जब हमने ब्रोमीन का एक्चुअल मैस निकाला तो वो तो निकला 80, लेकिन ये वाली वैल्यू तो उसके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है ना। तो यही बात डोब्राइनर ने कही। डोब्राइनर ने कहा या तो सेंट्रल एलिमेंट का मैस एग्जैक्ट वही आएगा, एवरेज होगा, या फिर सेंट्रल एलिमेंट का मैस एवरेज के बिल्कुल करीब 3 होगा। ये बात डोब्राइनर ने कही थी। अब ये सारी बातें डोब्राइनर की चल रही हैं। इसका ना ड्रॉबैक भी है, इसका डीमेरिट भी है, इसकी खामियां भी हैं, इसके कीड़े भी हमने निकाले। वो कौन से? 53 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और ये कॉन्सेप्ट 53 एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता था। देखें, अगर तो सारे एलिमेंट्स को पकड़ के ऐसे ही ग्रुप्स बनाता तो हमें अच्छा लगता, लेकिन ये क्या किया, 5-6 एलिमेंट्स के पकड़ के, मतलब 5-6 ग्रुप्स बना के बैठ गया। मतलब जिनके ग्रुप्स बनाए वो तो अच्छे बनाए, जिनके नहीं बनाए उनका कसूर क्या था? तो बाकी एलिमेंट्स पकड़ के इसका सर वो तो पकड़ के बैठ गए। इसलिए हम ये सारे का सारा मॉडल बाद में फ्लॉप हो गया, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द अदर एलिमेंट्स। और फिर हम इसको मानते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट, सबसे अच्छा मेरिट क्या है? वो ये है, ये वो वाहद बंदा था जिसने एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टीज को रिलेट करके दिखाया था। ये वो वाहद बंदा था जिसने ये बताया था कि प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मास। यही इसका सबसे मेन बात है, और इसी को लेकर हम आगे भी चलेंगे। पहले बातों को लिखते हैं, फिर हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, न्यूलैंड के ऊपर। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका ना डीमेरिट क्या था। डीमेरिट क्या था? इसका डीमेरिट ये था, दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। सारे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता था। इसका सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मेन एडवांटेज कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, मेरिट कह लो, फिकेंस। इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है? मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इसने ये बता दिया था कि प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मास। प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मास। प्रॉपर्टीज हैव सम रिलेशन विद द मास। ये बातें हैं डोब्राइनर के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहले नंबर पे ना सीखते हैं लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए, केमिस्ट्री में बहुत कम लॉज होते हैं। इस न्यूलैंड ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को पकड़ के अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इसको पता चला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मैच करती है। आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर ले, एलिमेंट्स को पकड़ के पीरियड्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मैच करती थी। ये उसने कई दफ़ा बार एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको प्रूव हो गया कि ये बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इसलिए उसने इसको नाम दिया था लॉ। ये लॉ बन गया। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या है? 8 का कानून। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच करती है। ये ना न्यूलैंड जो है ना, इसको म्यूजिक का बड़ा शौक था। इसने इसको म्यूजिकल नोट के साथ भी कंपेयर किया। मतलब क्या, आपके पास म्यूजिकल नोट है, लेट्स सपोज कोई, तो अगर उसके पास ना यहाँ पे एक वायर है, उसके साथ कोई और साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके साथ कोई और साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके साथ कोई और आवाज़ आती है, इसके साथ कोई और ट्यून पैदा होती है, और लेट्स सपोज ये जो 5वां यहाँ पे आएगा उसकी ट्यून पहले के साथ मैच कर जाएगी, छठे की दूसरे के साथ मैच कर जाएगी। इसी तरह जिस तरह म्यूजिकल नोट के अंदर वो ट्यून आपकी चेंज हो जाती है, ट्यून बाद में सेम निकल आती है, सेम इसी तरह एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया बाय न्यूलैंड, तो उसको पता चला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच कर रही हैं। इसी वजह से उसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सो मैं बातें कर रहा हूँ, इसको बातें करना स्टार्ट करते हैं। इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब 62 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? इसने हाइड्रोजन से लेके टेलोरियम तक, हाइड्रोजन से लेके टेलोरियम तक एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह की थी, मैं कुछ अरेंजमेंट आपके सामने शो करता हूँ। एग्जैक्ट तो सारी नहीं शो कर रहा, कुछ शो करके दिखाता हूँ, ज़रा वो समझे। लेट्स सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन और साथ बात कर लेते हैं फ्लोरीन है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोरीन है, यहाँ पे है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटाशियम, और उसके साथ साथ ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम,
ये है कैल्शियम, ये है बोरान, ये है एल्यूमिनियम, ये है मेरे पास कार्बन, ये सिलिकॉन है, ये है मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमियम था, यहाँ पे टाइटेनियम था, यहाँ पे मैंगनीज था, यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे था कॉपर और सॉरी कोबाल्ट, साथ में था निकल, और इन दोनों का सेम खाना था, सेम पोर्शन था। यहाँ तक तो आपको याद करना होगा। अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ी सारी आसानियाँ हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ तक तो आप बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ये तो वही तरीका है जो पीरियोडिक टेबल का था, और पीरियोडिक टेबल आपको बड़ी आसानी से याद हो सकता है, और बाकी आपको चंद एक एलिमेंट्स वैसे ही याद करने पड़ेंगे, तो यूँ बन जाएगा। अब चीज़ों को ज़रा समझते जाते हैं। ये उसने कहा था, लेट्स सपोज, आप ज़रा समझे, अगर मैं इस एलिमेंट को नंबर 1 मान लेता हूँ, अगर मैं इस एलिमेंट को नंबर 1 मानता हूँ, ये नंबर 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, 4, 5, 6, 7 और ये 8। हर 8वें की प्रॉपर्टीज़ पहले के साथ मैच कर जाती है। आप देखिए, और मैं फिर बताऊँ, ये जो ग्रुप्स है ना, ये हाइड्रोजन और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इन तीनों की मैच करेंगी, इन तीनों की मैच करेंगी, इन तीनों की मैच कर जाती हैं, एंड सो ऑन। इन ग्रुप्स के अंदर सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अच्छा, अगर आप इस बोरॉन को नंबर 1 मान लेते हैं ना, ये नंबर 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4, 5, 6, 7, 8। 8वें की प्रॉपर्टीज़ पहले के साथ क्या करेंगी, मैच कर जाएंगी। अगर आप इसको नंबर 1 मानते हैं, ये 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बनेगा 8, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। और ये कई एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव हो गया था, इसीलिए इसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका मतलब ये, इस लॉ की ना कुछ खामियां निकाली। हमें, आपको पता है, कोई बंदा अच्छा काम करे, हम उसको रिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना दिल नहीं है, इतनी बड़े हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं करते। हाँ, हमारे मुंह से अच्छा भी नहीं निकल पाता, लेकिन हाँ, अगर कोई बंदे की हमें कोई खामी नजर आ जाए ना, तो फौरन से हम उसका भाई वो अगली पिछली भी निकाल के रख देते हैं। इसी तरह हमने न्यूलैंड ने एक्सपेरिमेंट ढेर सारे करके लॉ बना दिया है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। हम इसके डीमेरिट्स निकाले, हमने इसकी खामियां निकाली। वो खामियां क्या निकाली, जरा समझे मेरी बात को। देखिए, अगर मैं इसको नंबर 1 मानता हूँ, सल्फर को, ये नंबर 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बनेगा नंबर 8 वाला, तो 8वें की प्रॉपर्टीज पहले के साथ क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। आयरन तो मेरे पास मेटल है, आयरन तो मेटल है, सल्फर क्या है, ये तो नॉन मेटल है, तो प्रॉपर्टीज कहाँ पे मैच हो रही हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। तो इसका मतलब फ्लॉ तो निकल आया, ड्रॉबैक तो निकल आया। चलिए, मेरे पास है, लेट्स सपोज ये सिलिकॉन है और टाइटेनियम है। टाइटेनियम तो ट्रांजिशन मेटल है, सिलिकॉन तो नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल कब से बराबर होना शुरू हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज तो मैच यहाँ पे नहीं कर रही। किसी हद तक उसका टेबल मैच करता है और समझाता भी है और अच्छा भी है, लेकिन कहीं पे उसकी टेबल में वो बातें नहीं हैं जो एक्सप्लेन होनी चाहिए। अब ये दो एलिमेंट्स के बारे में उससे पूछा गया कि ये दोनों तुमने सेम क्यों रखे हैं। उसने कहा इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, सॉरी, सिमिलर है। सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम होना और सिमिलर होना डिफरेंस है। देखिए ना, ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती हैं बट सेम तो नहीं हो सकती। दे आर सिमिलर, ये एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, पर एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरा ही तो नहीं है ना, एक ही तो नहीं है ना, इसलिए अलग अलग खाना होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर तो हैं बट नॉट सेम, बट नॉट द सेम। सिमिलर और सेम में तो फर्क है ना, तो इसकी पोजीशन भी अलग होनी चाहिए ना। सो पोजीशन शुड बी सेपरेट। तो ये सारी बातें हम निकाल रहे हैं खामियां किसकी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इसके अलावा हमें न्यूलैंड की जो सबसे बड़ी मेन अच्छी बात लगी, इतनी सारी खामियों के बावजूद हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने इसको, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही क्यों। सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वो वाहिद बंदा था जिसने हमें सिस्टमैटिक पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। कैसे, जरा वो भी देखें। इसने हमें ये बताया था, मतलब इसका जो मतलब मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मेन मतलब फ़ायदा क्या है। मेन इसका फ़ायदा ये है, इसलिए वो वाहिद बंदा था जिसने हमें बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आप यूं भी देख सकते हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आप यूं भी देख सकते हैं। यानी आप पीरियड्स में भी जा सकते हैं और आप ग्रुप्स में भी देख सकते हैं। हाँ, पीरियड्स और ग्रुप्स का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम पीरियड्स में मतलब लेफ्ट टू राइट भी हम देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यूं भी देखा जा सकता है, यूं भी। तो ये वाहिद बंदा था जिसने हमें एक ऐसा टेबुलर फॉर्म दिया,
इससे पहले किसी ने भी ऐसा टेबुलर फॉर्म नहीं दिया। आप देख लें, डुब्रांडर ने 3-3 के एलिमेंट्स का पैक बना दिया था, और उसके पहले एंटोन लेवाइजर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने पकड़ के एलिमेंट्स का ऊपर मेटल लिखा, ऊपर नॉन मेटल लिखा, यहाँ मेटल रख दिए, वहाँ पे नॉन मेटल रख दिए। तरतीब तो किसी ने भी नहीं बनाई। ये वो वाहिद बंदा था जिसने ये वाला काम किया। ये सारी बातों को जोड़ते जा रहे हैं और फिर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ेंगे, और इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें सिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे लोथरमेयर के पास। लोथरमेयर ने क्या किया, इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसने एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाया था। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले इसने दी, ही गेव अस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ही गेव अस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लोथरमेयर का काम था। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज थी, यहाँ पे था एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पे था एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को उसने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया। अब ये जो ग्राफ था ये कुछ इस तरह का था। मैं फिर बताता चलूं, ये ग्राफ एग्जैक्टली वही नहीं है, उस तरह है, उस जैसा है। लोथरमेयर ने जो ग्राफ दिया, ये ग्राफ एग्जैक्ट वैसा नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं है, बल्कि उस जैसा है। अच्छा, अब ना इस ग्राफ में हमें समझ आई कुछ बातें ना, ये नजर आई, ये पीक है, टॉप है, ये उसकी बॉटम है, ये इसका असेंडिंग है और ये इसकी डिसेंडिंग है। अब उसने पीक के ऊपर एलिमेंट्स अरेंज कर दिए, टॉप पे, बॉटम पे, असेंडिंग पे, डिसेंडिंग पे कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ अरेंज करवाए वो सारे देखते हैं। कुछ एलिमेंट्स को उसने टॉप के ऊपर अरेंज करवाया, कुछ एलिमेंट्स को उसने बॉटम पे अरेंज करवाया, कुछ एलिमेंट्स को उसने असेंडिंग पे अरेंज करवाया, कुछ एलिमेंट्स को उसने डिसेंडिंग पे अरेंज करवाया। अब ये एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते चलें। टॉप पे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ये तो अल्कली मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स थे। और इसके अलावा बॉटम पे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यहाँ पे तो ट्रांजिशन मेटल्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। असेंडिंग पे तो हैलोजन्स थे, डिसेंडिंग पे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। ये सारी की सारी बातें कौन कर रहा है, लोथरमेयर। मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं, लोथरमेयर का जो ग्राफ था ये बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ था। इसके ग्राफ के अंदर नो मिस्टेक वाज इन हिज ग्राफ। उसके ग्राफ में कोई भी मिस्टेक नहीं थी। इवन अगर आप यहाँ पे एटॉमिक मास को रिप्लेस कर देते हैं विद एटॉमिक नंबर, तब भी इसके ग्राफ में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो फिर हम इसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं, आपके सामने रिजेक्ट करने जा रहा हूँ इसको। क्यों? इसलिए रिजेक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको 118 एलिमेंट्स का इसी तरह ग्राफ बना के दे दूँ और मैं कहूँ ये लें आप ग्राफ ले लें और उसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की स्टडी करके दिखाएं, तो फिर आपके लिए कदरे मुश्किल होगा ग्राफ को समझना एज कम्पेयर टू टेबुलर फॉर्म जो आपकी किताब में बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, उसके मुकाबले में। इसलिए हम इसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें इसको समझना पढ़ना मुश्किल है एज कम्पेयर टू टेबुलर फॉर्म। सो हम मजीद मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, अच्छे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे जीनियस के बारे में जिसने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया। और उस जीनियस ने ऐसा क्या काम कर दिया, उस जीनियस ने ये किया, उस जमाने के अंदर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे और उस जीनियस ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हो चुके थे उनकी भी खाली जगह छोड़ी। और ना सिर्फ खाली जगह छोड़ी बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई, कल को अगर ये एलिमेंट यहाँ डिस्कवर हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज ये वाली होंगी। उस जीनियस का नाम है मेंडलीव। आइए आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव ने सबसे पहले एक ना इसने स्टेटमेंट बोले। मेंडलीव की स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। आप लोगों से ना एक क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले एक बात समझो। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं आपको समझ आ जाएगी, अगर आप केमिस्ट्री के हैं फिर भी समझ आ जाएगी। x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई।
x इज द फंक्शन ऑफ y, x y का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एटॉमिक मास के ऊपर। प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। द वैल्यू ऑफ x डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ y, सिमिलरली द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मासेस। ये बात किसने कही? मेंडलीव। एक बात और भी सीखें, मेंडलीव ने ये कहा प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास पे, लेकिन पीरियोडिकली। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बताया था, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स तरतीब के साथ, मतलब जिस तरह न्यूलैंड ने कहा था ना कि उसके 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मैच करती हैं, सेम मेंडलीव के केस में भी ऐसा ही था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक रेगुलर इंटरवल के बाद हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मैच कर पा रही थी। ये एक बातें किसके बारे में थी? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, और 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा, एक बात और, मेंडलीव ने ये देखा, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, फिर एक एलिमेंट सी है, फिर एक एलिमेंट यहाँ पे ई है, फिर एक एलिमेंट एफ है, फिर एक एलिमेंट जी है। तो मेंडलीव ने एक सीक्वेंस नोट किया। मेंडलीव ने क्या किया, उसको पता चला कि अगर ए एलिमेंट और बी एलिमेंट के दरमियान में अगर इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास देखा जाए तो गैप जो है ना उसने नोट कर लिया। फिर इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास के दरमियान में गैप नोट कर लिया। फिर उसने इसका एटॉमिक मास और यहाँ पे एटॉमिक मास के दरमियान में गैप नोट कर लिया, और ये भी गैप नोट कर लिया। फिर उसको बाद में पता चला ये गैप तो इसके बाद में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। इसका मतलब ये समझ आई कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज इसके और इसके दरमियान में आएंगी और उसका एटॉमिक मास भी बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आएगा। तो इसी तरह फिर क्या किया, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुए उसकी भी उसने खाली जगह छोड़ दी। और ना सिर्फ खाली जगह छोड़ी, बट ये भी बताया कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर कल को डिस्कवर हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के सेंटर में आएगी और उसका एटॉमिक मास भी सेंटर में आएगा, और उसके कई रिएक्शंस भी उसने बता दिए थे। मेंडलीव ने इसके साथ साथ ये जो गैप छोड़े, अगर मेंडलीव किसी गैप के बारे में बात करता था, तकरीबन 8 से लेकर 9 गैप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे। अगर मेंडलीव को किसी गैप के बारे में बात करनी थी, हर गैप की अलग पोजीशन थी, किसी गैप के बारे में अगर बात करना चाहता था, ऐसा तो नहीं कह सकता ना ये गैप वो गैप वो गैप वो गैप, ऐसा तो नहीं कह सकता। उसने उन गैप का कोई ना कोई नाम रखना चाहिए था। अब नाम कैसे रखता, एलिमेंट तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो नाम दिया उसने, एक नाम दिया खुद से। क्या नाम दिया उसने? एक लफ्ज़ यूज किया था, वो वर्ड क्या था? इका, EKA, इका। इका का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। पहले मतलब क्या? लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे देखें, एक लफ्ज़ है मेरे पास इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एल्यूमिनियम जो लिखा था उसके यहाँ पे बिल्कुल नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ पे मेंडलीव ने एक गैप छोड़ा था। अब गैप का मतलब क्या है? इसका नाम रखा था उसने इका एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये हुआ इस गैप से बिल्कुल पहले एल्यूमिनियम आता है। इसी तरह उसने यहाँ पे सिलिकॉन है, उसके नीचे गैप छोड़ा है, तो इसका नाम क्या बचेगा? इसका नाम बनेगा इका सिलिकॉन। इसका मतलब इससे बिल्कुल पहले क्या है? सिलिकॉन है। और इसी तरह उसने कई गैप्स के नाम भी रखे और उन गैप्स की प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज ना समझे, उसने इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बताई, और कल को जब वो डिस्कवर हुआ ना उसका नाम गैलियम पड़ा। तो इका एल्यूमिनियम एक्चुअली गैलियम था। इसने उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी। प्रॉपर्टीज कौन कौन से बता दी थी? इसने कहा था उसका एटॉमिक मास कल को जब डिस्कवर होगा तो 68 निकलेगा, लेकिन जब वो डिस्कवर हो तो 70 निकला। कोई इतना गैप नहीं है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। इसने कहा था इसकी जो डेंसिटी होगी वो निकलेगी 9.0 ग्राम पर cm³, लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ तो 9.4 ग्राम पर cm³ निकली। ये उसकी डेंसिटी निकली। उसके बाद इसने कहा था इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। जब वो डिस्कवर हुआ तो वाकई ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, विच इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप गैलियम को अपने हाथ पे हथेली पे रखें ना, आपकी बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताता गया। उसने क्या कहा? उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कहा कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सेम इसके भी ऐसा ही होगा, तो ये बनेगा Ga2O3। और वाकई ही जब ये डिस्कवर हुआ तो इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यही वैलेंसी शो की। उसके बाद इसने कहा अगर एल्यूमिनियम को हम रिएक्शन करवाते हैं किसी हेलोजन के साथ तो AlX3 बनाता है। सिमिलरली गैलियम भी ऐसा ही काम करता है, GaX3 बनाता है। अगर हम एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा
सिमिलरली गैलियम ने भी जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया तो यही बना। ये सारी प्रॉपर्टीज किसने डिस्कवर कर दी थी पहले ही? किसने? मेंडलीव मेंडलीव ने। इसका मतलब है मेंडलीव ही वाज द जीनियस ऑफ दैट टाइम, उस वक्त का जीनियस था जिसे सारी बातें पहले ही खोल के बता दी। एक बात जरा समझते जाए, जब गैलियम डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर होती जाए। जिस बंदे ने गैलियम डिस्कवर किया उसने मेंडलीव को लेटर लिखा, वो लेटर लिख के कहा था कि आपने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उसमें ये फॉल्ट है। तो मेंडलीव ने कहा मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं सोच समझ के बोली हैं, आप अपनी प्रॉपर्टीज को एक दफ़ा गौर से देख लो तो फिर मेरे पास आना। तो फिर वो बंदा जो है ना उसने लेटर दोबारा लिख के भेज दिया। तो उस बंदे ने सारी प्रॉपर्टीज दोबारा कैलकुलेट की और कैलकुलेशन से पता चला कि मेंडलीव ने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहा था। तो मेंडलीव की सारी बातें सच्ची निकली। इसी वजह से हम आज इसको जीनियस कहते हैं। हम कहते हैं इसको पता भी नहीं है चीज़ें डिस्कवर होनी है कि नहीं होनी, सब कुछ पहले बता दिया था। इसने क्या किया? मेंडलीव ने एलिमेंट्स के रिएक्शंस भी करवा के देखे थे। किसके साथ? इसने रिएक्शंस करवा दिए थे ऑक्सीजन के साथ, इसने रिएक्शन करवाए थे हाइड्रोजन के साथ, इसने रिएक्शन करवाए वाटर के साथ, और इसने कई रिएक्शंस करवा के एलिमेंट्स की वैलेंस ही देखी। एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट देखता था और एलिमेंट के देखता था ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, हैलाइड्स कैसे बनते हैं, और फिर उनकी वैलेंसी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, सारी बातें देके उसने फिर जज किया एलिमेंट्स को। ये सारी बातें किसके बारे में? मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसकी ऊपर बेस करता था? एटॉमिक मास की बुनियाद। क्यों बेस करता था? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मास बताया था और उसके बाद सारी दुनिया ही जो एटॉमिक मास के ऊपर लग गई थी, जिसके अंदर आपको पता है डे ब्रायनर था, न्यूलैंड था, लॉथरमेयर है, मेंडलीव है और कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसकी बेस पे था? एटॉमिक मास की बेस पे था। क्या मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे हमने एग्जैक्ट ऐसा ही अरेंज किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एक था टेलोडियम और मेरे पास उसके बाद था आयोडीन था। टेलोडियम और आयोडीन को मैं ज़रा यूँ समझाता हूँ। ये कुछ एलिमेंट्स से लड़े हैं और लास्ट पे आता है टेलोडियम, ये कुछ एलिमेंट्स से लड़े हैं और यहाँ पे आता है आयोडीन। और टेलोडियम का एटॉमिक मास होता है 128, आयोडीन का होता है 127। अगर हम तरतीब से देखें तो आयोडीन को पहले आना चाहिए, टेलोडियम को बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर आप आयोडीन को यहाँ पे ले आते हैं तो फिर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ आयोडीन से मैच नहीं करती। अगर आप टेलोडियम को गलती से यहाँ लिख देते हैं तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ टेलोडियम से मैच नहीं करती। तो इसलिए उसने फिर ऐसा किया, कहीं प्रॉपर्टीज़ को देख के अरेंज करना शुरू हो गया, कहीं पे एटॉमिक मास की बुनियाद पे उसने अरेंज किया। तो ये उसका एक फ्ला निकला। इसके अलावा उसने कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, लेट्स सपोज मेरे पास है पोटाशियम है और कॉपर है, इसका यहाँ पे ग्रुप के अंदर एक ग्रुप में इनको लिखा हुआ था, लेकिन ये जो आपस में मैच नहीं करते, वो तो अल्कली मेटल है, ये तो ट्रांजिशन मेटल है और इनकी प्रॉपर्टीज़ में कई जगह पे डिफरेंस शो करते हैं। इवन इनकी वैलेंसी में भी कभी कभी चेंज आ जाता है। सो इसका मतलब है कि हमें बाजुकात जो एलिमेंट सेम रखने चाहिए वो नहीं रखे, जो सेम नहीं रखने चाहिए थे वो रख दिए थे, और बाजुकात प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर अरेंज किया, बाजुकात एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। सो ओवरऑल का हमें इसकी खामियां नजर आना शुरू हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अंदर भी मसला था, जिसका मसला कश्मीर पहले भी अब चल रहा है, मतलब हाइड्रोजन का मसला न्यूलैंड से लेके ऑनवर्ड चल रहा है। हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा हुआ है कोई पता नहीं है। यहाँ भी उसने हाइड्रोजन को पहले रखा हुआ था। हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन क्या होगी ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। इवन आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे ना तो आपको कई पीरियोडिक टेबल ऐसे भी नजर आएंगे जिसमें हाइड्रोजन एटम को उठा के पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा जाता है ताकि इन्हें नजर ना लगे। ये बेचारा एंजिद है जो सारे के सारे एलिमेंट, जो कई एलिमेंट से रिजेम्बलेंस शो करता है, ये सारे ने करो खांदा है। ये एल्कली मेटल से भी खाता है, ग्रुप 4 के मेंबर्स का भी इसके साथ ताल्लुक है, ग्रुप नंबर 7 के मेंबर्स भी इसके साथ आके बॉन्डिंग बाजुकात कर जाते हैं। सो इसका मतलब है इसके सबके साथ लेनी देनी है। सो अब हमें इसको कहाँ पे बाजुकात ऊपर रख देते हैं, बाजुकात अल्कली मेटल के साथ इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद उस ज़माने के अंदर आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मैथ अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। किसी का मैथ 1 का 2, दूसरे का 3, 1 2 3 का मतलब 3 मैसेज अलग अलग है। तो तीनों के लिए अलग अलग 3 जगह होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, लेकिन उसने तो हाइड्रोजन को एक जगह दी। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, उसको भी अलग अलग 2 जगह देनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं दी। अब इसका मतलब है इसके पीरियोडिक में फ्लॉज नजर आने शुरू हो गए। अब हमने उन सब का हल निकालना है और इसके अलावा हमने इसकी जो खामियां निकाली उन खामियों को ठीक करना है। और ठीक कैसे करना है समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ना एक चीज़, इक्का एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो ये थी और गैलियम की डेंसिटी ये थी, और यहाँ पे एक बात थी वो थी न्यूलैंड के अंदर हाइड्रोजन से लेके थोडियम तक हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब यहाँ पे आखिरी बात चलते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रही है।
मसला एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अरेंज करना नहीं था, मसला खुद एटॉमिक मैस था, खुद था। कैसे? इससे बिल्कुल थोड़ी देर बाद 1913 के अंदर मोज़ले आया था। मोज़ले ने देखा कि मेरे से आने से पहले कई लोगों ने एक्सरेज के ऊपर काम किया हुआ। एक्सरेज कैसे बनती हैं? जब किसी हैवी मेटल एनोड लें, उसके ऊपर आप कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवाएं तो वहाँ से एक्सरेज पैदा होती है। उसने क्या किया, मेटल लिया और एक ने लिया 38 मेटल बदले, और जब 38 मेटल बदले तो बार बार उसके ऊपर वो कैथोड रेज गिराता था, बार बार एक्सरेज पैदा होती थी। हर दफ़ा एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी या उनकी वेवलेंथ बदल जाती थी, क्योंकि उसका एटम बदल जाता था। जब वो एटम बदलता था तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल जाती थी एक्सरेज की। उसने वहाँ पे सोचा कि इन बदलती हुई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कहीं ना कहीं ताल्लुक उस एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद के साथ, और एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये बात तब मोज़ले ने कही थी। और फिर मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने उस ज़माने के अंदर ना एक काम किया था, मैं लिख देता हूँ। मोज़ले ने उस ज़माने में ये काम किया। उसने क्या काम किया था, उसने ना एक ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ के अंदर उसने यूँ लिया था, एटॉमिक मैस यहाँ पे लिया था और यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया, और उसको पता चला जब इसका ग्राफ बना तो ग्राफ इरेगुलर सा ग्राफ बना। लेकिन बाद में उसने यही ग्राफ दोबारा भी बनाया। उसने जब यही ग्राफ ऐसे बनाया, लेट्स सपोज कि यहाँ पे लिया था उसने एटॉमिक नंबर और यहाँ पे उसने लिया था फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, तो ये ग्राफ आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अब उसने फिर क्या किया, उसने कहा यही कंफ्यूजन मेंडलीव के पीरियोडिक में भी चल रही है। अगर वो एलिमेंट्स को अरेंज करता एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तो सबकी प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही चलती जैसे चल रही हैं। फिर यहाँ मोज़ले बार बार कलपता रहा। मोज़ले ने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मैथ सूटेबल प्रॉपर्टी नहीं है, हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। ही सेड दैट एटॉमिक मैथ इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक नंबर। हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे क्यों अरेंज नहीं करते? यही मोज़ले का बाद में कहा। मोज़ले ने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number. उसने कहा atomic number it is a more fundamental property than atomic mass. So we can express the properties of the elements. We can easily explain the properties of elements by assuming atomic number as compared to rather than atomic mass. ये सारी बातें किसने कही थी? हेनरी मोज़ले ने 1913 के अंदर। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें मेंडलीव के बारे में। आज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लेक्चर को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट का मुंतज़र हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपका कितना बड़ा दिल है। देखें दिल चाहिए ना, और ये मतलब होती है कि आप किसी को रिगार्ड करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर रिगार्ड करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर बेशक ना करिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अगले लेक्चर के साथ मिलता हूँ आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।